हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम जो आपके सामने टॉपिक लिखे हुए हैं ये शुरुआत कर रहे हैं मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। एक्चुअली ये तीन चैप्टर जो हैं आपके राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 ये हैं। तीनों चैप्टर अपने राजस्थान बोर्ड की जो एग्जाम है उसमें टोटल 10 मार्क्स कवर करते हैं, 10 नंबर। और ये किस प्रकार से होंगे, जो बोर्ड का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मैट्रिक्स से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 1 नंबर के लिए और एक 2 नंबर के लिए, मतलब टोटल 3 मार्क्स हो गए। बात करें डिटर्मिनेंट की तो डिटर्मिनेंट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए, ओके। और इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन ये जो 5th चैप्टर है यहां से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 + 3 यानी 4 मार्क्स के लिए। ये बोर्ड का निर्धारित पैटर्न है। अब इसमें हो सकता है चेंज हो जाए, जैसा 2020 जो एग्जाम थी आपकी इसमें हुआ था। अच्छा, और बात क्लियर करता हूं कि ये चैप्टर जो है वो बहुत ही इजी है, तीनों ही चैप्टर, और बहुत आसानी से हम इनको सॉल्व कर पाएंगे इनके क्वेश्चंस को। अच्छा, लैंग्वेज ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, छोटी मोटी कैलकुलेशंस हैं, तो इसलिए मैं ये जो वीडियोज आएंगे ये ड्यूल लैंग्वेज में आएंगे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के एक साथ वीडियो मैं यहाँ पर शूट कर रहा हूँ। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ये नहीं सोचें कि ये हिंदी वाले नाम क्यों लिखे हुए हैं, या हिंदी वाले ये नहीं सोचें कि इंग्लिश वाले नाम ज़्यादा बार क्यों लिखे जा रहे हैं। तो ये ड्यूल लैंग्वेज वीडियोज़ होंगे, तो दोनों के लिए सेम चल सकते हैं, क्योंकि थ्योरी का काम नहीं है यहाँ पर, तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, समझना है। अच्छा, दूसरी बात, अब थ्योरी के बात भी करें, लैंग्वेज में डिफरेंस क्या हुआ, इसको मैट्रिक्स कहते हैं, हिंदी में मैट्रिक्स लिख देते हैं। हाँ, हिंदी के अंदर एक आव्यू नाम और इसमें जरूर ऐड किया जाता है, बाकी हम उसको मैट्रिक्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस पर ज्यादा विचार नहीं करना है, लैंग्वेज ज्यादा मैटर नहीं करेगी, ओके। अच्छा, फिर भी अगर आपको कोई किसी प्रकार का डाउट आता है लैंग्वेज में तो आप वो कमेंट करके बता देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए शुरुआत करते हैं आज इसमें। फर्स्ट जो टॉपिक है मैट्रिक्स यानी आव्यू जिसको कहते हैं अपन, मैट्रिक्स शुरू कर रहा हूं। बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाएंगे, लेकिन हर कंसेप्ट को समझेंगे, हर बात को पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल जीरो लेवल से हम बात करेंगे। हर प्रकार का स्टूडेंट, चाहे वो अगर अपने आप को बहुत कमज़ोर भी मानता है, हालांकि कोई स्टूडेंट कमज़ोर नहीं होता, अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, उस स्टूडेंट के लिए भी ये टॉपिक जो है 10 मार्क्स के बहुत ईजीली आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करता हूं, मैट्रिक्स क्या होता है। पहला जो हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। डेफिनेशन की बात करें तो मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है जिसमें नंबर्स और फंक्शंस, नंबर्स हो सकते हैं या फंक्शंस हो सकते हैं, नंबर्स और फंक्शंस को रो या कॉलम में शो किया जाता है। किस प्रकार से, जैसे आपके पास में याद करो, जैसे मतलब अगर मैं नॉर्मल बात करूं कि एक क्लास का हमें रिजल्ट शीट बनानी है, तो रिजल्ट शीट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सीरियल नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद में स्टूडेंट का नाम लिखते हैं, फिर स्टूडेंट के फादर्स नेम लिखते हैं अपन, ठीक है, फिर मदर्स नेम आ जाता है। ये सारी बातें हमने देखा होगा कहीं क्या आपने, ठीक है। DOB आ जाती है, डेट ऑफ बर्थ। फिर अगर मैं 3 कॉलम बनाऊं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के मार्क्स के, इस प्रकार से आपका कोई रिजल्ट शीट तैयार हुई और उस रिजल्ट शीट में ये डेटा शो हो रहे थे। समझ रहे ना आप पूरी बात। सीरियल नंबर 1, स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये आ गया, जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम चाह रहे हैं कि उसके फिजिक्स में मार्क्स कितने आए। मान लो 10 मार्क्स का एक पेपर था, उसमें फिजिक्स में उसके 7 मार्क्स आए, केमिस्ट्री में उसके लेट अज्यूम 8 मार्क्स हैं, और मैथ्स में उसके 6 मार्क्स हैं। सीरियल नंबर 2 जो स्टूडेंट है, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB, उसके फिजिक्स के अंदर मान लो 5 मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में उसके 7 हैं, और मैथ्स में उसके मान लेते हैं
8 मार्क्स है। ठीक है, फिर सीरियल नंबर 3 वाला स्टूडेंट है, उसके भी मान लो ये मार्क्स हैं। फिजिक्स में 4 हैं, केमिस्ट्री के अंदर 9 हैं और मैथ्स में उसके 7 नंबर है। तो अब ये जो डेटा हमें मिले, इन डेटा पर गौर कीजिए, सिर्फ इन डेटा पर। तो इन डेटा को मैं अलग से अगर लिखता हूं, ये मैंने ऐसे लिख दी, एक बड़े वाले ब्रैकेट में क्लोज करके मैंने ऐसे लिख दिया 7 8 6 और 5 7 8 और 4 9 7। सीरियल नंबर 4 अगर होता उसका भी लिखते 5 7, है ना। अब आपसे सिर्फ बात इतनी सी करनी है कि अगर मैं कहूं कि ये क्या है, तो आप क्या देखोगे कि ये कौन सी रो में है। तो ये रो है, रो 1, रो 2, रो 3, ओके। एंड ये क्या है, कॉलम है, तो कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। अब आपने देखा कि जो 8, ये वाला 8 है, ये कौन सी रो में है, रो 1 में है, और कौन से कॉलम में है, कॉलम 2 में है। अब सिर्फ इस पर गौर किया जाए कि रो 1 सीरियल नंबर 1 के स्टूडेंट की है और कॉलम 2 जो है वो केमिस्ट्री के मार्क्स की है। तो आप क्या कहेंगे इसको देख करके कि ये सीरियल नंबर 1 जिसका है उस स्टूडेंट के केमिस्ट्री के मार्क्स हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ये 5 क्या है, तो इस 5 के बारे में आप क्या कहोगे कि ये रो 2 में है और ये फर्स्ट कॉलम में है। अब रो 2 का मतलब है सीरियल नंबर 2 और C1 कॉलम 1 का मतलब है फिजिक्स के मार्क्स। तो इसका मतलब आप कहेंगे कि ये 5 क्या है, सीरियल नंबर 2 जिस स्टूडेंट के हैं उसके फिजिक्स के मार्क्स हैं 5 आउट ऑफ 10। यहां कहा जाए कि ये 7 क्या है, तो 7 के बारे में कहेंगे R3C3। इसका मतलब सीरियल नंबर 3 के स्टूडेंट के कॉलम 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैथ्स को, तो मैथ्स के मार्क्स हैं। बात को समझ रहे होंगे मुझे लग रहा है। तो इस प्रकार से जो डेटा है, ये नंबर्स हो सकते हैं, आगे हम फंक्शंस भी आएंगे, नंबर्स भी किसी भी टाइप के हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, रियल हो सकते, इंटीजर में भी आगे रियल, आगे उसके बाद में अपन बात करें इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं, रेशनल इरेशनल कोई से भी हो सकते हैं, ना। तो ये जो व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है रो और कॉलम में, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मैं मैट्रिक्स का जो मैंने अभी दूसरा एक नाम लिखा था अव्यूह हिंदी में, ठीक है, इसको मैं पूरा अगर डिटेल से लिखूं तो ये लिखूंगा आयताकार व्यूह। व्यू का मतलब रचना, ठीक है, आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर एरे, इंग्लिश में रेक्टेंगुलर एरे। तो ये एक रेक्टेंगल बनता है, रेक्टेंगल आयत बनता है, ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी विड्थ हो गई। जो लेंथ इस तरीके से है, मतलब रो को रिप्रेजेंट करेगी, और जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो आ व्यू, व्यू मतलब रचना, आपने नाम सुना होगा चक्रव्यूह, तो चक्राकार रचना, ऐसे ही आयताकार रचना जो है यानी रेक्टेंगुलर एरे, इसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इन विच नंबर्स और फंक्शन आर अरेंज्ड इन सच दैट मैनर, या सीधा ही कहो, द नंबर्स एंड फंक्शंस आर अरेंज इन रो एंड कॉलम्स। संख्याओं और फलनों को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है, अरेंज किया जाता है। सिंपल सी बात थी। ये हमारी मैट्रिक्स की शुरुआत अगर मैं करूं इस प्रकार से, ध्यान दीजिए, ये एक अरेंजमेंट है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। मैं डिटेल में जाऊंगा इस बात पर, वैल्यू किसकी होती है, कैसे होती है, आगे डिटरमिनेंट जो अगला टॉपिक है उस पर बात करेंगे। इसकी वैल्यू नहीं होती, ये सिर्फ एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने मान लो स्टूडेंट 1 के लिए यहां 8 कह दिया और यहां 7 कह दिया, तो इसका मतलब आपकी रिजल्ट शीट गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? क्योंकि आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के नंबर्स इंटरचेंज कर दिए। या तो आप ऐसा करते कि पूरा कॉलम ही यहां ले आते केमिस्ट्री का और पूरा फिजिक्स का कॉलम आगे बढ़ा देते डेफिनेशन में शुरू में, तो बात अलग होती। बट आपने गलती कर दी कि फिजिक्स के कॉलम में केमिस्ट्री के मार्क्स लिख दिए, केमिस्ट्री के कॉलम में फिजिक्स के मार्क्स लिख दिए।
यानी अरेंजमेंट बिगड़ गया। अरेंजमेंट बिगड़ गया इसका मतलब मैट्रिक्स से गलत हो गई आपकी। मैट्रिक्स एक पूरी व्यवस्था है जिसमें जैसा दिया जाता है वैसे ही हमें लिखना होता है। ओके, ये हमारी डेफिनेशन है। बेसिक डेफिनेशन की बात करूं, बाकी अपने को मैथमेटिकली जो बात करनी है वो क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स क्या है, इज a rectangular array in which numbers and or functions are arranged in rows and column। हिंदी वाले स्टूडेंट भी इसमें लिख लेंगे, अवयव एक आयताकार रचना है जिसमें संख्याओं या फलनों को पंक्तियों एवं स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, चलिए तो इससे आप समझाए। अब मैं एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो बातें मैं यहां पर लिख रहा हूं। एक मैट्रिक्स को जनरली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, पी, क्यू, आर, एस, कैपिटल लेटर से। और इसके लिए किसी भी मैट्रिक्स को बड़ा जो ब्रैकेट होता है उसमें एनक्लोज किया जाता है, बंद किया जाता है। ठीक है, बड़ा जो ब्रैकेट है उसमें बंद किया जाता है। ठीक है, अब ये आपकी एक मैट्रिक्स है, बड़ी मैट्रिक्स मैं आपके सामने बना रहा हूं समझने के लिए। बड़े ब्रैकेट में हम बंद करते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इस मैट्रिक्स में मान लो ये आपकी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, फिर थर्ड रो है, ऐसे करके आप पहुंच गए एम रो पर। ठीक है, एम की वैल्यू जैसे मान लो 7 है तो 7 रो तक चलेंगे। ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, ऐसे ही हम पहुंच गए एन कॉलम तक। तो जो एलिमेंट है, जो अवयव है, उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कैपिटल ए का एलिमेंट है, इसको स्मॉल से। अब ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो इसको 1 1 से लिखा जाता है। ये एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हमेशा रो का नंबर पहले और कॉलम का नंबर बाद में। इस एलिमेंट को क्या कहेंगे अपन, 1 3 डैश 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 1 n। ऐसे ही यहां पर बात करूं तो सेकंड रो का एलिमेंट तो और फर्स्ट कॉलम में है तो A21 से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। फिर आगे A22, A23 डैश 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 A2n। ओके, यहां आ जाएगा A31, A32, A33 डैश 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 A3n। अब अगर बात करें mth रो जो है उसमें क्या हो जाएगा, AM1, फिर आगे AM2 और यहां AM3 डैश 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 डैश, ये क्या आ जाएगा, mth रो का और nth कॉलम का एलिमेंट। ये एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस पूरे व्यवस्था को शॉर्ट में अगर मैं बात करूं, इसे शॉर्ट में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, ये आपका मैट्रिक्स है। इसी मैट्रिक्स को हम शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसे काम में लेते हैं, ब्रैकेट लगाया, ठीक है, ए स्मॉल लिख दिया, यहां लिख दिया आई और जे, और यहां पर इसका ऑर्डर लिख दिया m क्रॉस n। m क्रॉस n का मतलब m रो और n कॉलम। यहां कुछ बातें और मुझे लिखनी है कि जो i है, i किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सी रो है। जैसे फर्स्ट रो के लिए i1 आएगा, सेकंड रो के लिए i2 आएगा, थर्ड रो के लिए i3 आएगा।
जे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट कॉलम के लिए 1, सेकंड के लिए 2, तो आई की जो वैल्यू है उसकी शुरुआत कहां से होगी? 1 से, और अधिकतम आई कहां तक जाएगा? m तक। n की शुरुआत कहां से होगी? 1 से, और अधिकतम n कहां, सॉरी जे की, और जे अधिकतम कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स को का नोटेशन हो गया। सांकेतिक रूप में हम किसी मैट्रिक्स को ऐसे लिखें। तो जो मुख्यतः लिखने वाली चीज थी वो ये थी। आप हेडिंग के साथ डेफिनेशन अगर लिखते हैं तो ठीक है, अपनी बुक में भी दे रखी है, मुझे भी वही डेफिनेशन लिखी थी मैंने भी, तो ये चीज जरूर आप नोट कर लेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स में ये जो m क्रॉस n है ये क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हिंदी में कहेंगे एक अवयव का क्रम। एक अवयव का क्रम। ठीक है, ए आई जे क्या है? ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट, iv पंक्ति और jवे स्तंभ का अवयव है। ओके, ये मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन हो गया, इसकी रचना हो गई। अब हमें ए आई जे की कैलकुलेशन करने के लिए एक डेफिनेशन दी हुई होती है, जो अभी कुछ क्वेश्चन लूंगा मैं, उन क्वेश्चंस के बेस पर हम इस बात को समझेंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, फटाफट आप उसका सॉल्यूशन तुरंत ही लिख देंगे। पहले तो मैं क्वेश्चन एज एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, और ये है एक मैट्रिक्स गिवन है आपको A, और मैट्रिक्स ये दे रखी है 2 - 3 1/2, ठीक है, 0 4 5 और -3/2 6 और 1। ये एक मैट्रिक्स है। सबसे पहली बात तो इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मतलब अवयव ए का क्रम क्या है? तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें कितनी रो है? 3। कितने कॉलम है? 3। तो इसका ऑर्डर क्या लिख देंगे? 3 क्रॉस 3। आगे हम बात करेंगे, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल होते हैं तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। आगे बात हो जाएगी इसकी। उसके बाद में सेकंड पॉइंट, आपसे पूछा जाए कि एलिमेंट A1 2 की वैल्यू कितनी है, तो कैसे समझना है? 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो, एलिमेंट ऑफ, ये शुरुआत है तो मैं इसे लिख देता हूं, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो इसका मतलब आपको क्या चलना है? फर्स्ट रो में चलना है, सेकंड कॉलम में। तो वैल्यू कितनी है उस एलिमेंट की? -3 है। तो अब आप बताएंगे A31, तो इसका मतलब एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हमारे पास में है -3/2। आप देखेंगे अपनी बुक में भी शुरुआत में ऐसा क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद में मैं आपसे पूछ रहा हूं A23, इसका मतलब क्या है? सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट चाहिए आपको। सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट चाहिए। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, अब चलो सेकंड रो पर, सेकंड रो ये रही, थर्ड कॉलम तो 5, तो आपको वैल्यू मिल गई 5 विद साइन। अगर यहां पर ये प्लस माइनस का कोई साइन है तो वो भी लिखेंगे आप, ठीक है। ऐसे ही आपसे कह दिया जाए A32 कितना है, तो इसका मतलब क्या है? 3 पहले है 2 बाद में, इसका मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट चाहिए आपको। अब थर्ड रो कहां है? देखो यदि थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 6 हो गया। तो इस प्रकार से शुरुआत में हमें एलिमेंट्स को पहचानना आना चाहिए, ओके। उसके बाद में मैं आगे बढ़ूं, एक और क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूं, फटाफट इसे आप नोट कीजिए। आपको क्या कह रखा है कि एक मैट्रिक्स A है, एग्जांपल नंबर 2, एक मैट्रिक्स A है और इसको ऐसे लिख करके दे रखा है AIJ
2×3, यहां पर 2×3 लिख दिया, और aij के बारे में आपको यहां ऐसे लिख करके दे दिया, aij इज इक्वल टू i प्लस 2j। और अब कहा गया कि मैट्रिक्स A बनाइए, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, अवयव A की रचना कीजिए। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले यह देखना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2×3। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2×3। मतलब आपको एक ऐसी मैट्रिक्स का फॉर्मेट बना लो जिसमें 2 तो क्या हो, रो हो, और 3 क्या हो, कॉलम हो। तो 2 रो और ये 3 कॉलम। इसका मतलब यहां पर A11, A12 और A13, A21, A22 और A23। अब देखिए 2 रो हैं और 3 कॉलम है। समझ पा रहे? ये आपकी फर्स्ट रो R1 और ये सेकंड रो R2, ये फर्स्ट कॉलम C1, C2, C3। अब आपको कैलकुलेशन करनी है। कैसे करनी है कैलकुलेशन? देखिए यहां से चलना है। नंबर 1, सबसे पहले I11 एलिमेंट का मतलब क्या है? I इक्वल टू 1 और J भी 1 ही है। I और J दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A11 I को रिप्लेस, जैसे फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं ना x की जगह पर कुछ भी, वैसे ही I को रिप्लेस कर दीजिए 1 से। इस I को आयोटा ने समझ ले भाई, एक तो I कैप J कैप भी नहीं समझे, ये I और J रो और कॉलम के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस 2 इंटू 1, तो कितना आ गया आपके पास में? 3 आ गया। ऐसे ही मैं आपसे कहूंगा नेक्स्ट टाइम है I इक्वल टू 1 बट J इक्वल टू 2। सेकेंड में I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 2। तो अब आपका जो एलिमेंट आया वो आया A12, तो I को रिप्लेस कर दीजिए 1 से और J को रिप्लेस कर दीजिए 2 से, रिजल्ट मिला 5। थर्ड I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 3। अब बताओ A13, तो I को रिप्लेस किया 1 से और J को रिप्लेस किया 3 से, तो रिजल्ट मिल गया 7। ठीक है, 3 2 6 और 1 7। नंबर 4 I, इस बार अब देखो I 1 रखा, J 3 ही कॉलम थे तो 3 तक पहुंच गए। अब शुरुआत कर दो यहां से, I इक्वल टू 2, J इक्वल टू 1, और कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो A21 2 1, तो I को रिप्लेस किया 2 से, J को रिप्लेस किया 1 से, तो देखो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5 I इक्वल टू 2, J इक्वल टू 2, तो I इक्वल टू J इक्वल टू 2, दोनों सेम, ठीक है। तो इस केस में A22, अब ये कितना हो जाएगा? A22, तो आप कहेंगे I को 2 से रिप्लेस किया, 2 इंटू 2, 4 प्लस 2 6, एक और रह गया 6। I इक्वल टू 2, J इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा A23, तो 2 प्लस 2 इंटू 3, 6 तो 8 हो गया। सारे रिजल्ट मिल गए। जैसे ही रिजल्ट मिले अब आप बताइए आपकी मैट्रिक्स क्या बन गई? A इक्वल टू A11 रिप्लेस कर देंगे 3 से, A12 5 से, A13 7 से, A21 को रिप्लेस किया आपने 4 से, A22 6 और ये 8। ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। तो एक तो मैट्रिक्स देकर के आपको पहचानने हो एलिमेंट्स कहां कहां पर हैं, और एक क्वेश्चन है जब आपको मैट्रिक्स का निर्माण करना है, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन हो, जिसके लिए आपको AIJ की डेफिनेशन दी हुई होगी। अब आज आप क्या करेंगे, अपनी बुक उठाएंगे, उसमें एस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। कहां पर? एक्सरसाइज 3.1 में। ओके, 3.1 में कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स में कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना, एलिमेंट को पहचानना, और सबसे बड़ी बात बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप से पूछा भी जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स के नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूं और उसके बाद में 1 बाय 1 हम उनका डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है
सबसे पहला नाम आता है रो मैट्रिक्स। पहले हिंदी वाला नाम लिख देता हूं, पंक्ति अवयव। रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम में ही डेफिनेशन छुपी हुई है, हम बहुत आसानी से बता सकते हैं क्या कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो कितने हो, एक ही हो। तो अगर आप उस मैट्रिक्स के बारे में बात करें कि एक ऐसा मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ रो कितना है, एक ही है, तो एक मैट्रिक्स ए बनाई मैंने और उसमें एक ही रो है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो एक ही है, तो ये बन जाएगा 1 1 1 2 1 3 डैश 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 डैश, मान लो n कॉलम है तो A1n। मतलब अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो, जैसे अभी ये मैंने पीछे बनाई थी एक मैट्रिक्स, ये वाली जो मैट्रिक्स है इसकी सिर्फ फर्स्ट रो को आप यहां से कॉपी कर लो, सिर्फ फर्स्ट रो को, और इससे एक मैट्रिक्स बना दो, ये मैट्रिक्स क्या हो जाती है, रो मैट्रिक्स, यानी पंक्ति अवयव हो जाती है। ठीक है, तो आप यहां पर क्या कहेंगे, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो। अगर इसके ऑर्डर की बात करो तो इसमें रो तो एक ही होगी और इसमें कॉलम कितने हो गए, n हो गए, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस n, 1 क्रॉस n। अच्छा, इस मैट्रिक्स को लिखने का जो हमारा तरीका होगा वो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू Aij 1 क्रॉस n। अब i भी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि i तो फिक्स हो गया ना, i यहां पर फिक्स हो गया, कितना है i, 1 है, तो A1j, और j की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेकर के n तक, j की वैल्यू 1 से शुरू होगी और n पर जाके खत्म हो जाएगी। ये जो मैट्रिक्स है उसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लिखूं, एग्जाम्पल, तो इसमें पहले तो मैं यही एग्जाम्पल लिख देता हूं, आपको फटाफट इसके ऑर्डर बताते चलना है, 1 0 2। ठीक है, दूसरा एक मैट्रिक्स मैंने आपके लिए लिखा 1 2 3 5 6 4। अब ऐसे में ज्यादा दिमाग लगाना कि भाई सीक्वेंस में नहीं लिखे हुए, हम लिख देते हैं सीक्वेंस में ना, जैसे लिखे हुए वैसे होते हैं। थर्ड एक और इसमें तो लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये जो है ये किस ऑर्डर की है, तो इसमें कितने रो हैं, एक रो नहीं है, और कॉलम कितने हैं, तो 1 2 3, तो 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की होगी। ये 1 कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 क्रॉस 6 ऑर्डर की होगी। ठीक है, तो ऐसी जो मैट्रिक्स होती हैं उसे अपन रो मैट्रिक्स कहते हैं। क्वेश्चन है आपकी एक बुक में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं वो क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। क्या दे रखा है, एज एग्जाम्पल ही ले लो, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और ऐसे लिख रखा है कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 4 है, Aij 2 क्रॉस 4 है। ठीक है, 2 क्रॉस 4 होने का मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि इस मैट्रिक्स को बनाना हो आपको, तो इसमें कितनी रो है, 2 रो है, और कॉलम कितने हैं, 4 है, तो A11 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, और A21 A22 A23 और A24। तो क्या इस मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन यही हुआ, इसकी ये फर्स्ट रो होगी और ये सेकंड रो होगी। अब यहां से कितनी रो मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो आप कहेंगे मैं 2 रो मैट्रिक्स बना सकता हूं, एक फर्स्ट रो को लेकर के रो 1 से जो मैट्रिक्स बनी A
A11, A12, A13 और A14। फर्स्ट रो को लेकर के एक रो मैट्रिक्स बन गई। रो मैट्रिक्स सेकंड रो को लेकर के क्या बनेगी? A21, A22, A23 और A24। आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में पढ़ के बताता हूं कि इफ A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 4 देन राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ इट्स रो मैट्रिक्स। यदि A एक 2 क्रॉस 4 क्रम का अवयव है तो इसकी पंक्ति अवयव का क्रम बताइए। तो जो भी दो रो मैट्रिक्स बनी है उनका ऑर्डर देखो। रो मैट्रिक्स में ऑर्डर 1 होगा और कॉलम कितने होंगे? 4। चाहे दोनों की बात करूं, ये 1 क्रॉस 4 कॉलम की, 1 रो 4 कॉलम। इसको आप 2 क्रॉस 1 नहीं बोलेंगे कि भाई इसमें सेकंड रो है ना। अब ये फर्स्ट रो ही बनी, इसमें इसका एलिमेंट का नंबर 2 1 दे दिया, ये अलग बात है, ठीक है ना। आपने अगर यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू होती, ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू से पहली मैट्रिक्स बन गई, दूसरी मैट्रिक्स बन गई। तो कितनी रो मैट्रिक्स बनी? 2। किस ऑर्डर की बनी? 1 क्रॉस 4 ऑर्डर की बनी। ये आपके बुक में एग्जांपल्स में क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। अगला नाम आता है स्तंभ अवयव। अगला नाम किसका आता है? स्तंभ अवयव का। यानी कॉलम मैट्रिक्स। अब फिर से वही बात आएगी, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको एक कॉलम लेना है तो वो क्या बन जाएगी? कॉलम मैट्रिक्स। अगर आप इस मैट्रिक्स को लिखना चाहें A इक्वल टू, तो सिर्फ एक ही कॉलम लेना है। इसका मतलब रो तो कितनी भी हो सकती है। अगर आप फर्स्ट कॉलम को लेकर के बनाते हैं तो ये बन जाएगी A11, A12, सॉरी 21, A21, A23, डैश 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 डैश, क्या आया था यहां पर? M, तो M, ये 2 3 1 आएगा यहां पर, ठीक है, और M1। ये जो मैट्रिक्स आपकी बनी है इसे हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो कॉलम मैट्रिक्स को, तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, A और I, J को रिप्लेस कर दूंगा 1 से। ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? M क्रॉस 1। यहां M की वैल्यू क्या है? आप कहेंगे M की वैल्यू 1 से लेकर के N तक, सॉरी इसकी I की वैल्यू 1 से लेकर के M। कॉलम को फिक्स हो गया 1, तो ऐसी जो मैट्रिक्स हैं उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। ओके, इसके लिए भी आप कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बस आपको क्या करना है? ऑर्डर बताना है। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा कॉलम मैट्रिक्स के लिए, स्तंभ अवयव कहते हैं इसको, ठीक है। जीरो -1 2। सेकेंड मैं लिखा 1 3 5 7 6, ठीक है। और एक लिखा थर्ड, और आगे दोबारा बात करेंगे थर्ड पर। अभी ये लिखा, इसका ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डर आप आसानी से बता सकते हैं। इसमें रो कितनी है? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कॉलम 1 है तो आप उसको पहले लिख देंगे ना, लिखना पहले रो ही है। रो कैसे काउंट देखी जाती है? हॉरिजॉन्टल, ऐसे देखी जाती है, 1 2 3 रो और कॉलम 1। इसमें 1 2 3 4 5 रो और 1 कॉलम। ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स में भी सेम वही, अगर वही बात एक मैं करूं कि एक मैट्रिक्स में कॉलम मैट्रिक्स है, जो भी कोई मैट्रिक्स दे दिया 2 क्रॉस 4 का ऑर्डर का दे दिया, 2 क्रॉस 4 ऑर्डर का, तो अगर इसकी कॉलम मैट्रिक्स बनानी है तो आपको किस ऑर्डर की मिलेगी? बताइए, आपकी रो कितनी है? 2 और कॉलम 1 कितनी बन जाएगी?
ये फर्स्ट कॉलम से बनेगी, ऐसे सेकंड कॉलम से, ऐसे थर्ड कॉलम से, ऐसे फोर्थ कॉलम से, कॉलम वाइज कॉलम कॉलम मैट्रिक्स बना देंगे। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कॉलम मैट्रिक्स में क्या करना होता है, रो का कॉलम का नंबर 1 करना है, रो मैट्रिक्स में रो का नंबर 1 करना है, दैट्स ऑल। ओके, ये शुरुआती 2 नाम थे। देन इसके बाद में थर्ड नाम आपका आता है नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, और हिंदी में अगर बात करें तो शून्य अवयव। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं इंग्लिश में, और इसको नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अब अगर बात करें क्या होती है ये, तो नल मैट्रिक्स को सबसे पहली बात तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओ काम में लेते हैं, जीरो नहीं। देखो जीरो और ओ में डिफरेंस होता है। जीरो जो होता है वो ऐसे इलिप्स में होता है, दीर्घवृत्त में, ठीक है, तो ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, हालांकि लिखने में अपन ध्यान नहीं रखते। जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो वो किसी भी ऑर्डर का हो। जैसे मैं आपके सामने पहला जीरो मैट्रिक्स बना रहा हूं और उसमें ऐसे एलिमेंट लिख रहा हूं, 0 0 0 0 0 0, सारे एलिमेंट जीरो हों। अब ये नहीं कि किसी एक जगह पर जीरो नहीं आए, जैसे कुछ नंबर आ जाए और हम कहते कि नहीं अब ये जीरो मैट्रिक्स है क्योंकि ज्यादा बहुमत जीरो का है। नहीं, यहां पर हमें क्या कहना है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों उसे अपन जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। और इसको आप लिखने के लिए ऐसे काम में ले सकते हो, बड़ा ब्रैकेट, फिर उसमें ओ लिख दिया और फिर यहां पर लिख दिया 2 क्रॉस 3। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि मैट्रिक्स है वो जीरो मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 है। 2 क्रॉस 3 है ना, देखो इसमें 2 रो हैं और 3 क्या है, कॉलम है। ऐसे ही ये मैट्रिक्स ऐसे भी हो सकता है, ओ, ठीक है, और ऐसे लिखा 0 0 0 0। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कहेंगे, हम बड़े ब्रैकेट के अंदर ओ लिखेंगे और बाहर ऑर्डर लिख देंगे 2 क्रॉस 2। मतलब इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है, यानी आगे हम बात करेंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से भी एक सिंबल है, ओ लिख करके उसके नीचे 2 लगा दिया जाता है। ऑक्सीजन नहीं है ये O2, ये क्या है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। ओके, ऐसे ही अगर 3 क्रॉस 3 का लिखा हुआ हो तो ओ, 3 क्रॉस 3 0 0 0 0 0 0, 3 रो हैं और 3 कॉलम है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओ के नीचे ऐसे 3। ओके, ये जो मैट्रिक्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, अगर ऑर्डर में रो और कॉलम सेम आए तो ये नोटेशन देना है, अदरवाइज आपको इसी तरीके से लिखना है। ओके, ये आपकी नल मैट्रिक्स की बात होगी। इसके जस्ट आगे नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करूंगा स्क्वायर मैट्रिक्स की। और ये आज के इस वीडियो का आखिरी पॉइंट होगा, वर्ग अवयव जिसको कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हुआ, अभी आप बात कर चुके हैं थोड़ी बहुत, तो कि एक ऐसा मैट्रिक्स लिखने का तरीका तो वही AIJ, ठीक है, यहां मैं M क्रॉस N लिखने की बजाय लिख रहा हूं N क्रॉस N। मतलब ये सीधा सा है कि नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की संख्या बराबर नंबर ऑफ कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स में ऐसा है तो उसे अपन स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, अब स्क्वायर मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का भी हो सकता है। तो मैं कुछ एग्जांपल लिखूं कि अगर 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो ऐसा हो सकता है, उसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, A11, सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, एक ही रो है, एक ही कॉलम है।
ये क्या है, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे ही अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, तो जैसे A11, A12, A21, A22, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। ऐसे ही अगर कोई आपका स्क्वायर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, तो उसमें 3 रो और 3 कॉलम, तो A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। ये 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। इधर मैं कुछ एग्जाम्पल बना देता हूं इसके लिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल, ज्यादा से ज्यादा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर ही पूछे जाते हैं अपने को। एक तो मैंने 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना दिया, सिर्फ उसमें 7 लिख दिया बड़े ब्रैकेट में, ठीक है। एक मैंने क्या किया, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का बनाया ऐसे, जिसमें एलिमेंट लिख दिया मैंने 1 3 4 7। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। और एक यहां पर मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, 2 -3 4, 3 0 5 और 6 2 1। ये आपका 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसमें जो ध्यान देने वाले पॉइंट्स है ना, वो देखो। अब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, चलो मैं अलग बना ही लेता हूं इसमें। अगर आपके n क्रॉस n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, n क्रॉस n ऑर्डर का, Aij n क्रॉस n, इसका मतलब उसमें n तो रो है और n ही क्या है, कॉलम है। तो n रो है तो R1, R2, R3 डैश 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 डैश, m नहीं n हो जाएंगे अब। और कॉलम भी n ही है, C1, C2, C3 डैश 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 डैश, कहां तक, Cn तक। ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n। पहला एलिमेंट कहेंगे A11, A12, A13 डैश 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 A1n, A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A33 डैश 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 A3n, AN1, AN2, AN3 और ANN, ठीक है। अब जो मैं बात समझाने जा रहा हूं वो देखो। सबसे पहले तो आप इन एलिमेंट्स पर गौर करना। ये जो एलिमेंट है इनमें देखो क्या है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7। मतलब यहां पर इन सभी एलिमेंट्स में i इक्वल टू j है। इनमें क्या है, i इक्वल टू j। और जिन एलिमेंट्स में i इक्वल टू j होता है इन्हें अपन कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं आगे डेफिनेशन कि aij, ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण किया हुए एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। कई जगह पर लीडिंग डायगोनल भी लिखा हुआ मिलता है, मतलब मुख्य विकर्ण के अवयव। कब है, सिचुएशन क्या है, ये कब है, जब i इक्वल टू j हो। i इक्वल टू j है
तो ये बन गए प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट। अब ऊपर वाले सभी एलिमेंट्स को ध्यान से देखो, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर, अगर आप यहां देख रहे हैं तो देखो यहां 1 2 1 3 2 3 2 n, यहां पर आपको i लेस देन j मिल रहा है। और नीचे वाले एलिमेंट्स को ध्यान से देखेंगे इनको, तो आप देखिए 2 1 3 1 3 2, मतलब यहां पर क्या हो रहा है i ग्रेटर देन j। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में का अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो हम ऐसे बना सकते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें ये वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, ये इनके लिए तो i इक्वल टू j होता है, और इसके जो ऊपर वाला एलिमेंट है उसमें क्या होता है i, देखिए i क्या है j से छोटा है, i लेस देन j, सॉरी i लेस देन j, सही है। और इसके नीचे जो डायगोनल्स वो है i ग्रेटर देन j। अब डायगोनल देखो दो होते हैं, इसमें विकर्ण दो होते हैं, एक ये अग्र और इसको भी बोल सकते हैं पश्च विकर्ण, लेकिन इसमें देखो n1, फिर यहां पे देखो 3 2 2 3, ऐसे कुछ अजीब सा आ रहा है, कुछ विशेष नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन इधर वालों में कुछ खास आ रहा है कि i इक्वल टू j। इसको क्या कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ बातें और कि जो एलिमेंट, ये वाले जो एलिमेंट है डायगोनल के, इनका सम के लिए मैं क्या कर रहा हूं सिग्मा काम में ले रहा हूं, i j, कौन से वालों का, जिनके लिए i और j इक्वल है। ये जो सम है ये कहलाता है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस TRACE, ठीक है। हिंदी में इसका नाम होता है अनुरेखण, कौन याद रखेगा इसको, अनुरेखण। किसी मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स का सम, योग क्या होता है, ट्रेस होता है। तो पीछे चलता हूं मैं, यहां बताओ इसमें ट्रेस कितना है। जब आपकी मैट्रिक्स ए की है, जैसे इस मैट्रिक्स को ए नाम दे दिया, तो यहां पर ट्रेस ऑफ ए कितना है, ए की एलिमेंट है वही डायगोनल का एलिमेंट है 7 आ गया। यहां पर मैं पूछूं आपसे ट्रेस कितना है, ट्रेस ऑफ ए, तो आप कहेंगे 8 आ गया, इन दोनों का सम। यहां पर ट्रेस पूछा जाए आपसे, ट्रेस ऑफ ए, तो ना कितना आएगा 2 + 0 + 1, 2 आ गया। करवाऊंगा मैं एक क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट में जो कुछ दिनों पहले IIT एडवांस का पेपर लगा, उसमें भी ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, बहुत आसानी से स्टूडेंट उसको कर सकते थे, ठीक है। लेकिन होता क्या है, ट्रेस हम ध्यान नहीं देते। आप अपनी बुक में देखना, ट्रेस वर्ड लिखा हुआ है एक कोने के अंदर और हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ोगे उसके बाद में आप देखेंगे एक जगह पर ट्रेस वर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारे आज का टॉपिक, इसमें अपन स्क्वायर मैट्रिक्स तक पहुंचे। आने वाले लेक्चर में हम और अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, और ये टॉपिक ड्यूल लैंग्वेज में था, धीरे धीरे आपको भी हैबिट हो जाएगी, कोई ज़्यादा परेशानी आपको नहीं आने वाली है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो एक दिन में बनाए जा सके और हमारा सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ठीक है, क्योंकि हमें आगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी टाइम देना है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।